हेलो। ये पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किया था। उसमें कंपनी जो रूल थे ना, 1773 से लेके 1858 तक वो किए थे। आज हम नेक्स्ट करेंगे क्राउन रूल। ठीक है। क्राउन रूल कब से कब तक है? 1858 के बाद 1947, मतलब कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके बाद जो आए और इंडिपेंडेंस तक जो भी एक्ट आए वो हमारे क्राउन रूल में आते हैं। ठीक है। ये क्राउन रूल में क्यों आते हैं? क्योंकि 1857 में जो वॉर हुआ था उसके बाद सारी पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई थी। ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट एक्ट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ठीक है। फर्स्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट। एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट। ठीक है। ये याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट। कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है। देखो, इसमें भी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कुछ चार पांच पॉइंट्स हर एक्ट के याद रखे थे, ऐसे इसके भी 4 से 5 इंपॉर्टेंट हैं, वो ध्यान रखने आपको। ठीक है। 1858 का फर्स्ट प्रोविजन क्या था? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, ठीक है, विलियम बेंटिक, 1833, याद आया? 1833 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, इसको चेंज करके बना दिया वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय। ठीक है, फर्स्ट वॉइसरॉय। फर्स्ट प्रोविजन क्या 1858 का? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया एंड लॉर्ड कॉनिंग वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। सेकंड इसका प्रोविजन क्या है कि जो डबल गवर्नमेंट थी ना, डबल गवर्नमेंट कौन सी? जो पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल था एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको कर दिया खत्म। ठीक है, ये डबल गवर्नमेंट को कर दिया खत्म। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब इनको खत्म कर दिया, लेकिन कोई तो चाहिए ना, तो इन्होंने सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया। देखो, ये तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी के हेड होते थे, है ना, लेकिन सेक्रेटरी जो ये अपॉइंट कर रहे हैं 1858 में, ये सीधा कहाँ सीधा रिस्पॉन्सिबल होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, है ना, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। और इसके अंदर एक 15 मेंबर काउंसिल, ये फोर्थ पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, 15 मेंबर काउंसिल। ठीक है, इस सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए, टू असिस्ट सेक्रेटरी, 15 मेंबर काउंसिल टू असिस्ट सेक्रेटरी। तो इंपॉर्टेंट कौन सा? 1858। ठीक है, 1858 का एक्ट को क्या बोला गया? एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट। एंड इसका फर्स्ट प्रोविजन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया एंड लॉर्ड कनिंग वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। सेकंड डबल गवर्नमेंट थी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसको खत्म कर दिया, एंड कर दिया। ठीक है। और इसने एक नया जो है ऑफिस क्रिएट किया, सेक्रेटरी का ऑफिस। ठीक है, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का को, एंड उसके अंदर एक 15 मेंबर काउंसिल अपॉइंट की गई टू असिस्ट द सेक्रेटरी। ठीक है, ये था 1858 का 1 2 3 4 वॉइसरॉय वाला पॉइंट है। डबल गवर्नमेंट थी जो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, उसको खत्म कर दिया। सेक्रेटरी है वो नया ऑफिस ऑफिस लेके आए सेक्रेटरी का। ठीक है, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उसी के अंदर एक 15 मेंबर काउंसिल फॉर्म की गई। ठीक है, 1858। इससे नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। देखो,
1857 के रिवोल्ट के बाद इन्हें लगा कि हमें भाई इंडियंस को थोड़ी तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंडियन को खुश करने के लिए ये एक्ट्स लाते हैं। इसमें 1861 का एक्ट लाते हैं, ठीक है। 1892 का, 1909 का, ठीक है। 3 एक्ट्स, 1861, 1892, 1909, ठीक है। ये हमारा मोर्लेमेंटो है, फेमस मोर्लेमेंटो, ठीक है। तो इसके प्रोविजन देखो अभी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, एक मिनट माइक थोड़ा सा। देखो इसका फर्स्ट प्रोविजन है, इसमें फर्स्ट टाइम 1861 के एक्ट में जो इंडियंस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिली, इंडियंस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इन लॉ मेकिंग। लेकिन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, ये ध्यान रखना है, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन तो मिली लॉ मेकिंग में, लेकिन सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह। जो ऑफिशियल है वो तो ब्रिटिशर्स ही रहेंगे, ठीक है, एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइस रॉय जो है वो नॉमिनेट कर सकता था लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग इस टाइम वॉइस रॉय थे, उन्होंने 3 लोगों को नॉमिनेट किया। लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 पर्सन। कौन थे वो 3 पर्सन? मतलब ये क्वेश्चन आता तो नहीं है पर याद कर सकते हो। राजा था बनारस का, ठीक है, बनारस का राजा सर दिनकर राव, सर दिनकर राव और महाराजा ऑफ पटियाला। बनारस का राजा था सर दिनकर राव था, महाराजा ऑफ पटियाला था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो वॉइसरॉय थे ना, उसने नॉमिनेट किया इनको एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। ये सिर्फ अभी तो दिखाने के लिए चल रहा है ये सब, ठीक है। फर्स्ट प्रोविजन 1861 का। सेकंड प्रोविजन क्या है? देखो जो 1773 के एक्ट में बंगाल को ऊपर रखा गया था, है ना, और मद्रास और बॉम्बे को उसके सबऑर्डिनेट बनाया गया था। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो पावर बॉम्बे और मद्रास से ले ली गई थी ना, ठीक है, वो उसको वापस कर दी गई उनको, बॉम्बे को और मद्रास को। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है, इनको वापस पावर दी जा रही है, ठीक है। जो 1773 के एक्ट में हमने बंगाल को सुपरविजन मतलब बंगाल को यहाँ रखा था ना, एंड बॉम्बे और मद्रास को यहाँ, ठीक है। तो वापस से इनको वापस से पावर मिल रही है, ठीक है। कौन से एक्ट में? 1861 के एक्ट में। थर्ड पॉइंट क्या है इसने? देखो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हुई कहाँ कहाँ पे? बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म होती है बंगाल में, पंजाब में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसका आता है वॉइस रॉय को ज्यादा पावर दे दी, है ना, वॉइस रॉय गेट मोर पावर, मतलब कि वो टू मेक रूल्स फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ मतलब जो काउंसिल है ना, जैसे आज हम लोकसभा के रूल्स पढ़ते हैं, वैसे ही वो जो उस टाइम काउंसिल थे, वो कैसे अपना काम करेगी उस पे रूल्स बनाने के लिए जो पावर है वो वॉइसरॉय को और ज्यादा मिल रही थी, ठीक है। कौन से एक्ट में? 1861 के एक्ट में। तो इसमें क्या था 1861 के एक्ट में? इंडियन रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम, ठीक है, लॉ मेकिंग में फर्स्ट टाइम इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिली एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, ये याद रखना, नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम वॉइस रहे थे, उन्होंने 3 जनों को नॉमिनेट किया, राजा ऑफ बनारस सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, मतलब बॉम्बे और मद्रास को वापस से इनकी पावर दी गई, ठीक है। एंड न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बंगाल
पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हुई एंड जो वॉइस रॉय है उसको ज्यादा पावर मिली जो काउंसिल के लिए वो रूल्स बना सकता था। ठीक है, ये हमारा हो गया 1861। इसके बाद आता है 1892। ठीक है, 1892 में क्या था, इसका नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। ठीक है, इसमें इसमें बहुत ही 2-3 पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे ना, जैसे वो जो 3 थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सरदिनकर राव, ठीक है, उनके जो नंबर है वो बढ़ा दिया, इंक्रीज्ड इंडियन रिप्रेजेंटेशन, इंडियन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लेकिन इसमें अभी भी नॉन ऑफिशियल ही रहेंगे, जो ऑफिशियल मेजोरिटी है वो ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगी। ऑफिशियल मेजोरिटी विल बी टू द ब्रिटिश। ठीक है, इसमें जो है इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया, और लेकिन सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर के को ही, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर, और जो मेजोरिटी है वो तो ऑफिशियल मेंबर की ही रहेगी जो कि ब्रिटिशर्स होंगे। ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ वही है, कैरेट कैरेट दे रहे हैं, कैरेट पॉलिसी। ठीक है, इसमें सेकंड था, इसमें हाँ एक चीज, इसमें जो ब्रिटिश जो बजट था ना इंडिया के लिए, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती थी, और वहीं वहीं पे वो सब अपना डिसीजन ले लेते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही यूके में बैठ के। लेकिन फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको पावर मिली। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल गॉट पावर टू डिस्कस बजट। ठीक है, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बजट डिस्कस कर सकते हैं 1892। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट है, इसमें जो नॉमिनेशन है, मतलब सेंट्रल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंड प्रोविंशियल में, ठीक है, उस उसको अलाउ किया गया, मतलब कि सेंट्रल में और प्रोविंशियल में आप इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हो। कहाँ से, मतलब प्रोविंशियल में तो आप कर सकते हो यूनिवर्सिटीज से, म्युनिसिपैलिटीज से, ठीक है, जमींदार भी आप नॉमिनेट कर सकते हो। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और दूसरा दूसरा आप कर सकते हो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें बजट बजट वाला पॉइंट, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को फर्स्ट टाइम बजट डिस्कस करने की पावर 1892 एक्ट के अंदर मिली थी। ठीक है, हाँ यही था इस एक्ट में, तो 1892। अब आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट, ये इम्पोर्टेंट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इसको हम मोर्ले मिंटो भी बोलते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, क्योंकि इस टाइम जो है, जो मिंटो है वो वॉइस रॉय थे एंड जो मोर्ले है वो सेक्रेटरी थे। ठीक है, मोर्ले वाज द सेक्रेटरी एंड मिंटो वाज द वॉइस रॉय, तो इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला गया। अच्छा, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके नंबर्स बढ़ा दिए, मतलब देखो, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, इन दोनों के नंबर्स इंक्रीज कर दिए, मतलब पहले अगर कम नंबर थे, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है ज्यादा मेंबर कर दिए। और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव में तो बढ़कर हो गए थे ये 60, पहले 16 थे, 16 से ये 60 हुए। इसका कोई यूनिफॉर्म नहीं था, कहीं पे अलग अलग नंबर्स थे, जैसे पंजाब में अलग, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में अलग। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए। ठीक है, इन्हें भी थोड़ा लगने लगा भाई इतना बड़ा इंडिया है, इसको तो थोड़े ज्यादा लोग तो चाहिए ना, तो इसमें 16 ही थे, बताओ, 16 लोग चला रहे थे।
ठीक है, इन्हें थोड़ी तो अकल आई 1909 में कि थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो इन्होंने 60 कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स को। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो, जो बजट डिस्कस करने की पावर मिली थी ना 1892 में, ठीक है, अब वो उस पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन कैन रेज क्वेश्चंस ऑन बजट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इससे पहले वाले एक्ट 1892 में तो डिस्कस करने की पावर मिली, 1909 में पावर मिली कि आप क्वेश्चंस भी जो है वो रेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, जो एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव थी। ठीक है, अभी तो देखो ब्रिटिश की ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी चल रही है कि जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी रहेगी, इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है तो सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह ही मिल रही है, तो सेंट्रल में तो मेजोरिटी रहेगी, मेजोरिटी को मेजोरिटी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन प्रोविंशियल में आप कर सकते हो नॉन ऑफिशियल मेंबर मेजोरिटी। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। अब देखो इसका मेन पॉइंट जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का आता है, वो आता है हमारा कॉम्युनल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें क्या है कि जो मुस्लिम है ना उसको सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते हैं। ठीक है, हिंदू है तो हिंदू ही वोट कर सकते हैं, तो मुस्लिम के लिए एक अलग से इलेक्टोरेट आया 1909। ठीक है, और ये इस टाइम वॉइसरॉय कौन थे, मिंटो। तो ठीक है, जो मिंटो है उसी को हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं। ठीक है, मिंटो, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, हाँ, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है, देखो ये तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, एक इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिलनी शुरू हुई। ठीक है, और फर्स्ट जो सत्येंद्र, देखो एक सत्येंद्र नाथ टैगोर हमने पढ़ा था 1858 में, जिन्होंने ओपन कंपटीशन जो है सिविल सर्विसेज के लिए क्रैक किया था, फर्स्ट इंडियन टू क्रैक। ठीक है, एक है ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ मेंबर बने, फर्स्ट लॉ मेंबर। ठीक है, इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अंडर द एक्ट ऑफ 1909। तो देखो मेन मेन मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के क्या है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी जो संख्या है, नंबर है, उसको बढ़ा दिया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है 16 से बढ़कर 60 हो गई, और प्रोविंशियल में अलग अलग थी, यूनिफॉर्म नहीं थी। ठीक है, एंड जो 1892 में बजट को डिस्कस करने की पावर मिली थी, उस पे अब 1909 में थोड़ा और आगे बढ़ के बजट पर क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्रोविंशियल में तो कहा गया कि आप कर सकते हो भाई, इंडियन को ले आओ बेशक, नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह मेजोरिटी रख लो। ठीक है, लेकिन सेंट्रल में तो ब्रिटिशर्स की रहेगी, ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी रहेगी। ठीक है, और ये कॉमनल इलेक्टोरेट फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1909, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, एंड फादर ऑफ सेपरेट कॉमनल इलेक्टोरेट वो है मिंटो। ठीक है, इसमें मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते हैं, ये आगे जाके और भी बढ़ेगा 1919 के एक्ट में। एंड इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, इसमें इंडियन की एंट्री, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट लॉ मेंबर बने। ठीक है, ये था 1909। अब आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, जैसे उसका 1909 वाले का नाम था ना मोर्ले मिंटो, ऐसे ही इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड।
ऐसे ही देखो, उसमें मिंटो वॉइस रॉय था, इसमें चेम्सफोर्ड वॉइस रॉय, एंड इसमें मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी है। फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रख लो कि 1909 में, देखो 1909 में जो ये कम्युनल इलेक्टोरेट आया है, इसी को इन्होंने बढ़ा के, कम्युनल इलेक्टोरेट को इन्होंने फर्दर सिख, है ना, सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, सबके लिए बना दिया कि सिख के लिए सिख वोट करेंगे, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन वोट करेंगे, एंग्लो इंडियन के लिए एंग्लो इंडियन वोट करेंगे। ठीक है, कॉमनल इलेक्टोरेट को और बढ़ा दिया 1909 से। एक तो यही उठा लो 1919 में। ठीक है, सेकंड है, देखो इसने जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे ना, मेन पॉइंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, ठीक है, इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो थे ट्रांसफर्ड, ठीक है, एक थे रिजर्व्ड। नाम से पता लग रहा है ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। रिजर्व्ड सिर्फ गवर्नर जनरल के पास पावर है, एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ये सिर्फ अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर रिजर्व्ड जो सब्जेक्ट है उन पर डिसीजन ले सकता है, रूल्स बना सकता है। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उन पर ये रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन? गवर्नर जनरल। ठीक है, वॉइस रॉय। ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट में वो है, इसको कर दिया। और हाँ, डायरarchy इसी को बोलते हैं, डायरarchy। ठीक है, यही है डायरarchy, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ठीक है, थर्ड देखो, डायरarchy के साथ ये बाइकैमरलिज्म भी लेके आया। बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म मतलब दो सदन होते हैं, है ना, दो सदन। अच्छा, अभी इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं जिनमें बाइकैमरलिज्म है? ठीक है, कौन कौन सी, मतलब 6 स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे बाइकैमरलिज्म है। 6 स्टेट्स इस टाइम पे। ठीक है, बाइकैमरलिज्म है जिसमें, और बाइकैमरलिज्म और डायरarchy, ये दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए 1919 के एक्ट में। ठीक है, बाइकैमरलिज्म में क्या था, एक तो अपर हाउस, एक लोअर हाउस। ठीक है, आज हम राज्यसभा और लोकसभा दिखते हैं ना आज के टाइम पे, लोअर हाउस। ठीक है, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ 1919 के एक्ट में। ठीक है, फोर्थ इसका जो है, इसमें हाँ देखो 1919 के एक्ट में इसने फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पढ़ते हो ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, अब वो 18 जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। तो यहाँ पे वोट करने की फ्रेंचाइजी मिली कुछ गिने चुने लोगों को, सिर्फ कुछ गिने चुने जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स दे रहा है, मतलब पैसा देख के वोट ले रहे हैं इस टाइम पे। कौन सा एक्ट है? 1919, पैसा देख के वोट। ठीक है, 1919। मेन तो यही है। और पब्लिक सर्विस कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, फॉर सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक सर्विस कमीशन ये 1926 में एस्टेब्लिश हुई थी। कब? 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो इसमें कॉमनल इलेक्टोरेट को फर्दर सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन के लिए बढ़ाया 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, है ना। एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड में जो गवर्नर जनरल है वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, मतलब के प्रति, एंड जो रिजर्व्ड है उसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर डिसीजन ले सकता है, रूल बना सकता है। ठीक है, इसी को डायरarchy नाम मिला। बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, एंड फ्रेंचाइजी मिली, पावर टू वोट, पावर टू वोट, फ्रेंचाइजी मिली जिसके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे करता है। ठीक है, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 1926। ठीक है, ये हो गया 1919 का। अब देखो
1919 के एक्ट में ये भी कहा था कि इसके 20 ईयर्स के बाद 20 ईयर के बाद एक कमीशन आएगी, कमेटी आएगी जो देखेगी कि इंडिया में क्या कंडीशन है। ठीक है, ये लॉज लाने के बाद इंडिया में क्या कंडीशन चल रही है भाई। ठीक है, तो 1919 के 20 साल बाद की बात हो रही थी, लेकिन 1927 में ही एक कमीशन आती है जिसका नाम है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन कब आती है? 1927। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस ईयर में आई? 1927। ठीक है, 1927। ये देख लेना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आए थे, उसके बाद 20 साल की बात हो रही है, तो 1929 में आनी चाहिए थी, लेकिन 2 साल पहले ही 1927 में ही आ गई थी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या थी, इसके सारे जो मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे इसके, और सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, ऑल आर ब्रिटिशर्स। ठीक है, रूल की बात कर रहे हैं इंडिया में, और ब्रिटिशर्स है सारे। ठीक है, इंडिया तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। ये तो कॉम्युनल जो इलेक्टोरेट है उसको भी सही बोल रही थी कि कॉम्युनल जो इलेक्टोरेट है ना वो सही है भाई, इसको जारी रखो। ठीक है, ठीक है, और ये डायरकी को अबोलिश करने के लिए बोल रही थी, डायरकी अबोलिशमेंट। ठीक है, मतलब जो इंडिया के लिए गलत था ना, एक टाइप से वही ये कमेटी जो है रिकमेंड कर रही थी। ठीक है, साइमन कमीशन 1927। तो अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री में हम ये एक पॉइंट और पढ़ते हैं। 1927 में जब साइमन कमीशन आई थी तो साइमन गो बैक के नारा लगा था ना, साइमन गो बैक, और इसी कमीशन का विरोध करते हुए कि वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। ठीक है, लाला लाजपत राय के मतलब कि जब प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय के, वहां पे डेथ हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन के टाइम, साइमन कमीशन 1927। ठीक है, अब देखो, साइमन कमीशन की जो ये रिकमेंडेशन थी उनको डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करने की ब्रिटिशर्स ने सोची। ठीक है, ये कब हुई? 1930 से 1931 के बीच में ही। ठीक है, 1930 से 1931 के बीच में ही 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो कुछ मतलब एक नाम याद रखना है जिन्होंने तीनों की तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है ना उसमें पार्टिसिपेट किया था, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में पार्टिसिपेट किया था, तीनों में गए थे ये। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ये भी। ठीक है, 2 नाम आप याद रख सकते हो, मेन तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। जो महात्मा गांधी है वो सेकंड में गए थे सिर्फ, महात्मा गांधी। ठीक है, सेकंड, सेकंड में कौन से? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, अब जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन थी इसको जो नेक्स्ट जो एक्ट आएगा 1935 का उसमें इंक्लूड किया गया इसकी रिकमेंडेशंस को। ठीक है, अच्छा, जो साइमन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक व्हाइट पेपर निकल के आता है, व्हाइट पेपर। ये क्वेश्चन वन लाइनर आ जाए ना कि व्हाइट पेपर किससे रिलेटेड है, तो जो 3 राउंड टेबल के बाद एक मीटिंग के बाद जो मिनट्स निकल के आते हैं वो व्हाइट पेपर बोला गया था इसको। ठीक है, हाँ, ठीक है, साइमन कमीशन का पॉइंट हो गया। कॉम्युनल अवार्ड, कॉम्युनल अवार्ड। देखो जो कॉम्युनल इलेक्टोरेट अब तक पढ़ते आए हैं ना 1909 1919 के एक्ट में, कॉम्युनल अवार्ड इसी का उसी का आगे 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 इसको बढ़ाई जा रही है। ठीक है, माइनॉरिटीज को मिल गया अब। ठीक है, जो कॉम्युनल अवार्ड है मतलब कि कॉम्युनल इलेक्टोरेट मिल रहा है माइनॉरिटीज को, और ये कब आया? अगस्त 1932। कौन लेके आया? रामसे मैकडोनाल्ड, रामसे मैकडोनाल्ड। ये नेम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रामसे मैकडोनाल्ड 1932 कॉम्युनल अवार्ड लेके आया था। ठीक है, जो डिप्रेस क्लासेस है ना उसके लिए भी कॉम्युनल इलेक्टोरेट लेके आया ये। इसका बहुत विरोध हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया कि ऐसे तो पूरा इंडिया को ही बांट दोगे, है ना।
ठीक है, साइमन कमीशन हो गया, कम्युनल अवार्ड हो गया। नेक्स्ट एक्ट पढ़ते हैं हम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, 70% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसी एक्ट से लिया गया है। 70% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 70% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसी एक्ट से आता है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट प्रोविजन है ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर्म होने की बात हुई लेकिन हुई नहीं। ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर्म, मतलब कि ये प्रोविजन लाया गया लेकिन हुई नहीं है। ठीक है, एंड जो ये एक्ट है ना 1935 का, इसने जो है मतलब कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बांट दिया। फेडरल लिस्ट मतलब जैसे आज के टाइम पे है यूनियन लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बना सकती हैं, लेकिन जो सेंटर का है पार्लियामेंट का लॉ है वो प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट गवर्नमेंट लॉज। ठीक है, तो ऐसे ही 1935 के एक्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको वहां पे भी लिस्ट फॉर्म की गई। ठीक है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर है ना, सेंटर मेक लॉ एंड प्रोविंशियल पे प्रोविंस विल मेक लॉ। ठीक है, एंड जो रेजिडरी पावर है वो रेजिडरी पावर वो इसरे के पास चली गई। ये तो मतलब कि एक्सपेक्टेड ही है रेजिडरी पावर। ठीक है, आज के टाइम भी सेंटर के पास ही जाती है रेजिडरी पावर। ठीक है, अब यहाँ पे वॉइसरॉय के पास चली गई। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट प्रोविजन, ऑल इंडिया फेडरेशन एंड फेडरलिस्ट और प्रोविंशियलिस्ट फॉर्म हुई। ठीक है, दूसरा है जो डायरarchy थी ना, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट, उसको इसने अबोलिश कर दिया। अबोलिश, अबोलिश डायरarchy इन द प्रोविंसेस। ठीक है, प्रोविंसेस में ये आई थी ना 1919 के एक्ट में। ठीक है, तो इसको जो है 1935 के एक्ट में डायरarchy को अबोलिश कर दिया। ठीक है, थर्ड है, देखो प्रोविंसेस में तो इसने अबोलिश कर दिया और सेंटर में इसने, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्टेड डायरarchy। 1935 के एक्ट में सेंटर में तो डायरarchy अडॉप्ट कर ली एंड प्रोविंसेस में उसको अबोलिश कर दिया। ठीक है, अच्छा, जो फ्रेंचाइजी मिल रही थी ना, फ्रेंचाइजी पहले तो जो प्रॉपर्टी थी जिसके पास जो टैक्स देता था उसी को वोट करने का पावर था। ठीक है, तो ये फ्रेंचाइजी जो है इसको मतलब कि अब इंडिया के 10% लोगों के पास फ्रेंचाइजी थी, दे कैन वोट। ठीक है, दे कैन वोट। ये था इसका फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में देखो यहाँ पे बाइकैमरलिज्म वो सेंटर में था 1990 में, है ना। यहाँ पे प्रोविंसेस में भी बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस्ड इन 11 प्रोविंसेस। ठीक है, डायरarchy प्रोविंसेस में अबोलिश कर दी एंड बाइकैमरलिज्म प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, सिक्स पॉइंट, एक फेडरल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट, फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, ये एक्ट आया था 1935 में। 1937 में फेडरल कोर्ट जो है एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, करेंसी वगैरह यहीं पे फॉर्म होती है। ठीक है, 1935 के एक्ट। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर्म हुई, मतलब कि प्रोविजन आया लेकिन कभी फॉर्म हुई नहीं क्योंकि प्रोविंसेस ने एग्री नहीं किया। और जो लिस्ट है उसको फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट में अलग कर दिया गया। फेडरल लिस्ट की जो पावर है वो सेंटर के पास और प्रोविंशियल की प्रोविंसेस के पास, एंड जो रेजिडेंट्री पावर है वो वॉइसरॉय के पास रहेंगी। एंड प्रोविंसेस में डायरarchy को अबोलिश कर दिया
एंड जो सेंटर में जो डायरarchy है उसको अडोप्ट कर लिया। एंड जो फ्रेंचाइजी हम पढ़ते आ रहे थे वोट करने की पावर वो 10% इंडियंस को मिल गई। एंड जो बाइकैमरलिज्म है वो 11 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें एक तो फेडरल कोर्ट और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों की एस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक है, रिजर्व बैंक आरबीआई। आरबीआई 1935। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन 1935। अब इसके बाद देखो एक्ट्स में लास्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखो अब मतलब कि 1947 तक जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उस टाइम पे थे क्लेमेंट एटली। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मतलब 20 फरवरी और 1947 तक इंडिया को हम फ्री कर देंगे। ठीक है, कौन था क्लेमेंट? ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने डिक्लेयर किया कि इस टाइम तक इंडिया जो है फ्री हो जाएगा। क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्ड। ठीक है, कि 20 फेब तक 20 फेब 1947 तक हम इंडिया को फ्री कर देंगे। क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्ड। ठीक है, क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस हुई, पाकिस्तान की डिमांड हुई। ठीक है, पाकिस्तान अलग हुआ। ठीक है, और माउंट बेटन जो है वो इंडिया के गवर्नर जनरल बने क्योंकि वॉइसरॉय को खत्म कर दिया था 1947 के एक्ट में। ठीक, तो 1947 के हम जो है प्रोविजंस पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट प्रोविजन है कि फर्स्ट प्रोविजन तो ये हुआ ना, ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया, एंडेड ब्रिटिश रूल। ठीक है, और इंडिया को इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। मतलब ऑब्वियस है ना कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ रहा है तो ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया और इंडिया को मतलब कि डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेन का मतलब पता है ना कि किसी बाहरी कंट्री का कोई हाथ नहीं होता, कंट्री अपने खुद डिसीजन ले रही है। ठीक है, एंड इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री प्रियम्बल में। ठीक है, अच्छा देखो अबोलिश्ड वॉइस रॉय। वॉइस रॉय का जो पोस्ट थी ना उसको अबोलिश कर दिया। अब जो है अगर पाकिस्तान अलग होगा इंडिया अलग होगा तो दोनों के अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, वॉइस रॉय को तो अबोलिश कर दिया और ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान अलग होता है और इंडिया अलग होता है तो दोनों के अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, जब तक कोई एक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती जो गवर्नर जनरल है ये ब्रिटिशर्स ही होंगे। ठीक है, और इंडिया का जो गवर्नर जनरल बना वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन। ये थे इसके दो प्रोविजन। ठीक है, अबोलिश वॉइसरॉय की जो पोस्ट थी उसको अबोलिश कर दिया। ठीक है, इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दी थी, भाई आप बना सकते हो रूल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज इसको पावर मिली। असेंबलीज क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान और इंडिया सेम है ना, असेंबलीज की बात आ रही है तो पाकिस्तान को भी ये कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की बात हुई। ठीक है, अच्छा ये कॉमनवेल्थ मतलब कि अगर पाकिस्तान और इंडिया इंडिया एंड अगर पाकिस्तान चाहते हैं तो वो कॉमनवेल्थ से बाहर निकल सकते हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस कौन सी हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं ना, एक बार टॉपिक सर्च कर लेना, कॉमनवेल्थ नेशंस एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशंस वो होती हैं जिसने जो जिन कंट्रीज पर यूके ने मतलब कि राज किया, जिनको रूल किया हिस्ट्री में। ठीक है, उन सब कंट्रीज को कॉमनवेल्थ नेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो 1947 के एक्ट में इंडिया और पाकिस्तान को कहा गया कि आप कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते हो। ठीक है, फिफ्थ मतलब कि जो ब्रिटिश के पास पावर थी ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर है जो यूके में बैठी है उसकी पावर खत्म हो गई है। ठीक है, उसके पास अब कुछ नहीं बचा। हाँ ये भी था, एम्परर ऑफ इंडिया इज हाँ बस यही है, एंडेड ब्रिटिश रूल।
ठीक है। इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन एंड वॉइसरॉय के जो पोस्ट है उसको अबॉलिश कर दिया, और गवर्नर जनरल जो है वो रहेंगे जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता। एंड लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो गवर्नर जनरल बने, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बन, मतलब कि इसकी बात हुई कि आप बना सकते हो। इसके बाद इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई, फिर उसके बाद कैबिनेट बैठी, ठीक है, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान को पावर मिली कि वो कॉमनवेल्थ से या तो बाहर हो सकते हैं या रहना तो रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखो, कई बार वनडे एग्जाम में है ना, जब कैबिनेट फॉर्म हुई, ठीक है, फ्री इंडिया की कैबिनेट फॉर्म होती है, कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, फ्री इंडिया 1947 में। तो मतलब कि किस पर्सन ने कौन सा पोर्टफोलियो हेल्ड किया, मतलब पोर्टफोलियो एक तरह से डिपार्टमेंट बोल सकते हो, है ना, कंफ्यूज नहीं हो ना। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मीन्स डिपार्टमेंट, जैसे एजुकेशन हेल्थ है ना, डिपार्टमेंट, ठीक है। ये एक बार देख लेते हैं, वनडे एग्जाम में आ जाता है कई बार कि कौन सा पोर्टफोलियो किस पर्सन के पास था, ठीक है। तो देखो, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू। इनके पास, ये तो प्राइम मिनिस्टर तो थे, इनके पास एक्सटर्नल अफेयर भी था। एक्सटर्नल अफेयर जो आज के टाइम पे एस जयशंकर सर के पास है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, किसके पास था, जवाहरलाल नेहरू के पास, ठीक है। अच्छा देखो, जब हम इंडिया के इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना, इंडिपेंडेंस के टाइम, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अपना रोल प्ले किया है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। उन्हीं ने इंडिया को इतना इंटीग्रेट किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके पास ऑब्वियस है ना, होम, होम तो रहेगा ही, है ना, होम अफेयर के ये तो रहेंगे ही, ठीक है। एंड होम को चलाने के लिए इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही, है ना। तो इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट और होम का डिपार्टमेंट किसके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, ठीक है। थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। इनके पास फूड एंड एग्रीकल्चर, ये कैसे याद रखोगे, प्रसाद कहाँ, प्रसाद मिलता है ना, ठीक है, मंदिर में जाते हो या कहीं भी तो प्रसाद मिलता है, प्रसाद क्या है, खाने की चीज है ना। तो फूड एंड एग्रीकल्चर के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अच्छा, ये तो मतलब कि फोन चलाने वाले हर एक इंसान को पता होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास लॉ डिपार्टमेंट था, ठीक है। जगजीवन राम, जग जीवन राम, ठीक है, इनके पास था लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है। देखो, जीवन कब चलता है, जीवन बड़े लोगों का जीवन कैसे चल रहा है, जब लेबर काम कर रही है ना, जीवन, ठीक है। या फिर राम का जो जीवन है वो लेबर से भरा ही रहा है, क्योंकि उन्होंने वनवास में बिता दिया, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। सिक्स हमारा देखो, आज के टाइम पे भी अगर कोई मतलब कि पार्लियामेंट में कोई भी वुमेन जाती है ना, तो उसको हेल्थ मिलता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर किसी भी स्टेट में हो या सेंटर पे हो, तो कोई भी वुमेन अगर है, ठीक है, मेंबर, एमपी है या एमएलए है, उसको हेल्थ मिलता है। राजकुमारी, राजकुमारी अमृत कौर के पास, बताओ बताओ क्या होगा, हेल्थ ना, हेल्थ, ठीक है। और हाँ, हम्म, हम्म, जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई, इनके पास रेलवे, देखो मतलब लग रहा है ना, जॉन मथाई एक इंडस्ट्रियल सा नाम लग रहा है, तो इनके पास रेलवे, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जॉन मथाई, जॉन मथाई, ठीक है, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। और बस यही, जवाहरलाल नेहरू के पास, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर, पीएम तो पता ही है, एक्सटर्नल अफेयर हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम, एंड होम को चलाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास फूड एंड एग्रीकल्चर, प्रसाद खाने के आइटम है, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सबको पता है, लो। एंड जगजीवन राम, लेबर, राम का जीवन क्या है, लेबर से भरा हुआ रहा है, ठीक है।
एंड डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर इनके पास हेल्थ रहा है, एंड डॉक्टर जॉन मथा इनके पास रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट रहा है। ठीक है, और हाँ एक बस यही इंपॉर्टेंट से याद कर लो, हाँ 6-7 ठीक है, काफी है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, क्राउन रूल पढ़े हैं। ठीक है, 1858 से लेकर 1947 तक, उसके बीच में हमने साइमन कमीशन देखा, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखी। ठीक है, और कॉमनवेल्थ अवार्ड देखे 1932 में राम से मैकडोनाल्ड ने क्या, एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं ना। देखो सबसे पहले हमारा आया था क्राउन रूल, हमने आज स्टार्ट किया 1858 से 1947 तक। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसको एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट बोला गया 1858। या क्वेश्चन आ जाना एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट, तो वो एक्ट है 1858 का। इसमें जो गवर्नर जनरल है उसको वॉइस रॉय बना दिया, और लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वॉइस रॉय था। एंड जो डबल गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुई, मतलब फॉर्म नहीं हुई, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, क्रॉस दिख रहा है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया। एंड जो सेक्रेटरी है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के। एक नया ऑफिस जो है स्टेब्लिश हुआ 1858 के एक्ट के अंदर, सेक्रेटरी का ऑफिस। ठीक है, सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए एक 50 मेंबर काउंसिल, सेक्रेटरी का ऑफिस 1858। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वॉइसरॉय वाला इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी 1861। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसमें क्या हुआ, इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिली लॉ मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह ही, ठीक है, ऑफिशियल जो मेजोरिटी है वो ब्रिटिशर्स की ही रहेगी। और लॉर्ड कैनिंग ने उस टाइम पे नॉमिनेट किया 3 इंडियन को, राजा ऑफ बनारस को, सर दिनकर राव को, एंड महाराजा ऑफ पटियाला को। ठीक है, एंड जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कौन से एक्ट में, 1861 में, जो बॉम्बे और मद्रास से पावर ले ली गई थी उनको वापस देने की ट्राई की। ठीक है, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हुई बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। एंड जो वॉइसरॉय है उसको ज्यादा पावर मिली कि वो काउंसिल कैसे वर्क करेगी उस पर रूल बना सकता है। ठीक है, कौन से एक्ट में, 1861 के एक्ट में। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा था, 1892 था ना, कौन सा चल रहा है, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो रही है बट कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान दो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, इसमें जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई थी उसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी है वो तो ब्रिटिशर्स की ही रहेगी। ठीक है, एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बजट डिस्कस करने की पावर मिली, इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर मिली बजट डिस्कस करने की 1892 के एक्ट में, 1892। ठीक है, एंड जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल है उसमें नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल में है उसके ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी, प्रोविंशियल में नहीं भी हो सकती। ठीक है, हाँ 1909 में, 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे 1909 में। वन लाइनर क्वेश्चन की मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आए, 1909। ठीक है, एम एम MM99। ठीक है, MM99 मोर्ले मिंटो 1909। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको इंक्रीज कर दिया, सेंट्रल में पहले 16 थे उनको 60 कर दिया, 16 to 60। ठीक है, एंड प्रोविंशियल में कोई यूनिफॉर्म नंबर नहीं था, अलग अलग था। ठीक है, एंड जो बजट डिस्कस करने की पावर मिली थी अब यहाँ पे 1909 में वो क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मेजोरिटी रहेगी सेंट्रल में, लेकिन प्रोविंशियल में आप मेजोरिटी खत्म भी कर सकते हो ब्रिटिशर की। ठीक है, और कॉमनवेल्थ इलेक्टोरेट, फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ इलेक्टोरेट आया MM 1909 में। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। एंड इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन की एंट्री स्टार्ट हुई, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट लॉ मेंबर बने, और यही फर्स्ट मेंबर थे एंटर करने वाले इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एक्ट है 1909। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, MC मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, 1919। ठीक है, कॉमनल इलेक्ट, हाँ देखो मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी थे, चेम्सफोर्ड वॉइसरॉय थे। कॉमनल इलेक्टोरेट को फर्दर
आगे बढ़ा दिया, इसको सिख, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियन तक भी लेके चले गए कॉमनल इलेक्टोरेट को, ठीक है। एंड प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व में, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डायरarchy कब इंट्रोड्यूस हुई? 1919, ठीक है। ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति, एंड रिजर्व में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। आज के टाइम पे 6 स्टेट्स में सर्च कर लेना, यहाँ पे है कर्नाटका है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, यूपी और बिहार है। हाँ, ये 6 स्टेट्स हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट आया। फ्रेंचाइजी क्या है? पावर टू वोट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पढ़ते हैं ना, ठीक है। ये इसको किसको पावर मिली? जिसके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे कर रहे हैं। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, 1926 में। कौन सा एक्ट है? 1919 की बात होती है, ठीक है। 1919 में आ गया मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आई। अब आई साइमन कमीशन 1927 में, ठीक है। 7 मेंबर की कमीशन थी, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। इसने इधर उधर की बातें बोली जो इंडिया के काम की नहीं थी, इसलिए इसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, लाला लाजपत राय की जो डेथ है वो इसी प्रोटेस्ट में हुई थी, ठीक है। इसको डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाई गई 1930 से 1931 तक। 3 राउंड टेबल हुई, 1 2 3, तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले वन एंड ओनली मेंबर, मतलब दूसरे भी हैं, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, लेकिन इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एंड सेकंड में गए थे महात्मा गांधी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। साइमन कमीशन के बाद आती है कॉमनल अवार्ड, ठीक है। कॉमनल अवार्ड कौन लेके आया? रामसिया मैकडोनाल्ड 1932 में। कॉमनल अवार्ड, कॉमनल अवार्ड, ध्यान रखो, कॉमनल अवार्ड, जहाँ पे कॉमनल अवार्ड दिखे वहां पे रामसिया मैकडोनाल्ड, ठीक है, राम मैकडी जाता है, कॉमनल अवार्ड, ठीक है। कॉमनल अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए राम मैकडी जाता है, ठीक है। कब गया था? 1932। ये हो गया। इसके बाद हमारा 1935 का एक्ट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। 70% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसी एक्ट से आया है। 1935 के एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर्म की बात हुई, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि प्रेजेंट जो प्रोविंशियल है उन्होंने एग्री नहीं किया। यहाँ पे लिस्ट फॉर्म हुई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, और जो रेजिडेंट्री पावर है वो वॉइसरॉय के पास रहेगी, ठीक है। एंड इसने जो डायरarchy है प्रोविंसेस में उसको अबोलिश कर दिया, एंड जो डायरarchy है सेंटर उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। एंड फ्रेंचाइजी जो है वो 10% लोगों के पास वोट करने की पावर चली गई। एंड बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ 11 प्रोविंसेस में, ठीक है। एंड फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट हुई 1935, ठीक है। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि हम 20 फैब 1947 तक इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे, ठीक है, फ्री कर देंगे। तो 1947 के एक्ट में एंडेड ब्रिटिश रूल, ठीक है, एंड इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन। एंड इसने जो है 1947 के एक्ट ने वॉइसरॉय को अबोलिश कर दिया, ठीक है, कट कर दो वॉइसरॉय को 1947 के एक्ट में, ठीक है। और जो इंडिया और पाकिस्तान फॉर्म हुए थे उनका जो गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाएंगे जो कि ब्रिटिशर्स होंगे। एंड जो इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे इंडिपेंडेंस के टाइम वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्म की बात हुई, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान को बोला कि आप कॉमनवेल्थ में रह सकते हो, बाहर जाना तो जा सकते हो, ठीक है। और लास्ट था ये, कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास गया था उस टाइम पे? जवाहरलाल नेहरू के पास एक्सटर्नल अफेयर, पीएम तो ऑब्वियसली वो थे ही। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम, होम को जोड़ के रखा ना, इंटीग्रेट किया इंडिया को, घर बनाया। एंड उसको इंटीग्रेट करने के लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन का सहारा लिया, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम प्लस इंफॉर्मेशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास फूड एंड एग्रीकल्चर, प्रसाद से फूड, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास लो, जगजीवन राम के पास लेबर, ठीक है, राम का जीवन लेबर से भरा हुआ। राजकुमारी अमृत कौर वुमेन है, उसको हेल्थ मिलता है वुमेन को मोस्टली, ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, नॉट 100%। डॉक्टर जॉन मथाई के पास रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट,
जोन में था, इंडस्ट्रियल सा नाम है, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। बाय।